नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं निकिता पटेल फ्रॉम आश्रमिक विद्यालय। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिनका नाम है रानी, जिनकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा और उनका जन्म सन 1907 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1583 ईस्वी सन में हो गया था। कि यह महादेवी वर्मा हमारे लेखिका जो है, उनको पशु और पक्षियों से गहरा लगाव था। उन्होंने उनसे संबंधित यानी कि पशु और पक्षियों से संबंधित बड़े दिलचस्प और मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। प्रस्तुत संस्मरण एक घोड़ी का है, उसका नाम रानी था। कि हमारा चैप्टर का जो टाइटल है रानी, वो किसका नाम था? एक घोड़ी का नाम था। कि लेखिका को बचपन में उससे बहुत प्यार था। कि लेखिका को उस रानी से, घोड़ी की बच्ची से बहुत ही प्यार था। लेखिका रानी के साथ निक्की नाम का एक नेवला था और रोजी नाम की एक कुतिया भी थी उनके पास। वो उनको कभी नहीं भूलती है। महादेवी की सहृदयता हमारे दिल को छू लेती है। कि यहाँ पे 3 पशुओं की बात महादेवी वर्मा जी ने कही है कि उनको पशु पक्षियों से बहुत ही लगाव था। सबसे पहले हम उनका परिचय देखते हैं। तो हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास का बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी अपने धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में यानी उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में वो सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। कि इस पाठ को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये 3 पशु हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। कि यहाँ पे महादेवी वर्मा का पशु प्रेम हमें दिखाई देता है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। रियासत यानी कि राज्य होने के कारण, इंदौर जो है वो उस समय राज्य होने के कारण वहाँ पे शानदार घोड़े भी दिखाई देते थे और उस घोड़ों के ऊपर सवारी करने वाले लोग भी आधिक्य यानी अधिकता ज्यादातर हमें देखने को मिलते थे। कि इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गधों यानी जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था। कि यहाँ पे हम, हमारे ये शब्द आएंगे तो हमें सोचना है कि वो कौन? तो महादेवी वर्मा। कि महादेवी वर्मा ने क्या कहा है कि इसके अतिरिक्त यानी अलावा, कि इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा और उनके भाई बहन जो है वो अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू यानी कि खच्चर जैसा ही एक पशु या सफेद गधे के ऊपर हम उन अंग्रेजों के बच्चों को सवारी करते हुए देखते थे। पर
रामा की कहानियों में तो यहाँ पे लिखा है कि जिसकी जाति के संबंध में, कि इसे टट्टू कहते हैं या इसे सफेद गधा कहते हैं, ये उन लोगों को किसने सिखाया था? तो उनके नौकर रामा ने। महादेवी वर्मा के घर में एक नौकर था जिसका नाम था रामा, बराबर, कि उन्होंने ही पशुओं में पहचान बनाने की बात सिखाई थी कि इसे टट्टू कहते हैं, इसे सफेद गधा कहते हैं। ये किसने सिखाया था उनको? रामा ने। कि रामा की कहानियों में तो, कि रामा जो है वो उन्हें हर रोज कहानियां भी सुनाता था, इसलिए कहती है वो कि रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। कि रामा जो उन बच्चों को कहानी सुनाता था, उस कहानी में राजा जो है वो क्या करता था? कोई भी अपराधी हो उसे गधे पर बिठाकर देश से निकाल देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि अंग्रेज के बच्चे जो हैं वो गधों के ऊपर बैठकर बड़े ही प्रसन्नता से घूमते रहते थे, और इन लोगों को देखकर विश्वास करना मुश्किल था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहां वह वाहन नहीं है। कि महादेवी वर्मा और उनके जो भाई बहन हैं, उनके दिमाग में एक ही बात घर कर गई थी कि गधे के ऊपर या सफेद टट्टू के ऊपर कौन बैठता है? तो जिसे सजा मिली है वही लोग बैठ सकते हैं। तो अंग्रेज के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे शौक के कारण बैठते हैं। फिर भी महादेवी वर्मा को तो ऐसा ही लगता है कि इन लोगों को सजा मिली है, और वो रामा को इसके बारे में पूछते हैं। तो रामा ने उससे क्या कहा कि उन लोगों को विलायत में यानी कि उनके देश में ये सजा मिली है, और वहाँ पे ये वाहन यानी कि ये गधे टट्टू वो सब वहाँ नहीं है, इसलिए उस सजा को भुगतने के लिए उन्हें भारत भेजा गया है। ऐसा रामा उन्हें समझा देता है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। कि एक दिन हम तीनों ने यानी कि महादेवी वर्मा और उनके एक भाई बहन जो है, उन्होंने क्या कहा कि उनके बाबूजी यानी कि पिताजी को कहा कि हमारे पास एक छोटा सा घोड़ा भी न रहना बड़े अन्याय की बात है, कि यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वो अधिकार मिलना चाहिए। कि महादेवी वर्मा ने क्या कहा कि अगर अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का हक है तो हमें भी ये अधिकार तो मिलना ही चाहिए। तो बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? तो उनके पिता ने क्या कहा कि क्या आप सफेद टट्टू के ऊपर बैठना पसंद करोगे? तब उनके भाई बहन आपस में चर्चा करते हैं कि तुम कहो, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आप दो के साथ ठेल मठाल यानी आनाकानी करने के उपरांत मैंने अगुआ होकर यानी कि महादेवी वर्मा ने आगे आकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया कि सफेद टट्टू तो गधा होता है। कि महादेवी वर्मा ने क्या कहा, हमें सफेद टट्टू नहीं चाहिए, हमें तो घोड़े का बच्चा चाहिए। कि सफेद टट्टू तो क्या होता है? गधा होता है, जिस पर बैठकर सजा दी जाती है, कि जिसके ऊपर बैठकर तो सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत यानी सदा बहने वाला प्रवाह, कि जो रुकता नहीं है ऐसा ज्ञान का प्रवाह। तो रामा को उन्होंने वजस्त्र स्रोत बताया है। क्यों? क्योंकि उन तीनों बच्चों को कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो तो कौन हल कर देता था? रामा ही उनके ज्ञान में बढ़ोतरी करता था। कि इसलिए उन्होंने रामा को वजस्त्र स्रोत कहा कि ज्ञान का सदा बहने वाला प्रवाह। कि उनको बाबूजी ने डांटा या नहीं, कि रामा को उन्होंने क्यों डांटा होगा या नहीं ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि रामा ने ही उन्हें बताया था कि गधा किसे कहते हैं और टट्टू किसे कहते हैं और घोड़े का बच्चा किसे कहते हैं। परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। कि यहाँ पे टट्टू नहीं आएगा बल्कि घोड़े का बच्चा। कि उनके पिताजी उन तीनों के लिए एक छोटा सा घोड़े का बच्चा जो है वो लेकर आते हैं। वो पश्चिम वाले बरामदे में बांधा जाता है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए
दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया कि उस घोड़े के बच्चे को अंदर लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा बनाया और उसकी मालिश करके तथा खाने पीने घूमने आदि उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का एक साइस भी रखा गया कि उस बच्चे की देखभाल करने के लिए छुट्टन नाम का एक साइस यानी कि घोड़े के बच्चे की देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, साइस, कि उसके लिए एक छुट्टन नाम का साइस भी रखा गया। अब तो इस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित हो और आतंकित हुए कि अब तो हम तीनों भाई बहन जो है वो उस छोटे से घोड़े के बच्चे को देखकर बहुत प्रभावित भी हो जाते हैं और आतंकित यानी भयभीत भी होते हैं कि हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए, उनके अन्य साथी जीव कौन है, कुत्ता और नेवला, कि महादेवी वर्मा क्या कहती है कि हमारे तथा हमारे कुत्ते और नेवले के लिए मकान में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और न ही उनके लिए कोई विशेष नौकर रखा गया, लेकिन ये छोटे से घोड़े के बच्चे को लाया गया, उसके लिए एक नौकर भी रखा गया और उसे अंदर लाने के लिए एक नया दरवाजा भी बनाया गया। रामा को तो नौकर कहाँ ही नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था कि रामा जो है वो उनके घर का नौकर था। फिर भी महादेवी वर्मा क्या कहती है कि उनको नौकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान भी देता था। उसके बाद वो भूल करते, बच्चे अगर भूल करते तो उन्हें डांटते थे, फटकारते थे। उसके अतिरिक्त कभी कभी गलती करने पर हमारे कान भी खींच लेता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। महादेवी वर्मा क्या कहती है कि हमारे और हमारे दो साथी जीवों के लिए कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कि महादेवी वर्मा और उनके छोटे भाई बहन जो है वो उन दोनों नेवला और कुत्ते के साथ खेलते हैं, तब वो कूदते हैं, बराबर। तो इसलिए खिड़की को भी दरवाजा नहीं बनाया गया ताकि हम उन दोनों के साथ कूदकर अच्छे से खेल सके और हमें कोई कष्ट न हो, लेकिन इस घोड़े के लिए तो एक पूरा नया दरवाजा बनाया गया। बाबूजी से यह सुनकर कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे कि उनके पिताजी ने कहा कि ये घोड़े का बच्चा जो है वो आप लोगों के लिए ही लाया है। फिर भी 4-5 दिन तक हम उस घोड़े के बच्चे से रुष्ट रहे और अप्रसन्न होकर घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली कि अंत में हम सब मित्र बन गए। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात होना यानी याद आया कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम इसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे कि उस घोड़ी की स्टोरी सुनकर वो उनके प्रति सहृदय हो गए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे और उसे अधिक से अधिक आराम देने के बारे में हम सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी है। कि महादेवी वर्मा कहती है कि उस घोड़ी के बच्चे को हमने छोटी थी तब देखा था, फिर भी आज तक उसकी छवि मेरी आंखों में उस जैसी की तैसी है कि उसका वर्णन है हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, खड़े छोटे कानों में, बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ आंखें और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओंठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। क्षत विक्षत होना यानी क्षत विक्षत का अर्थ क्या होगा, घायल, कि उसका मुंह कितना मजबूत था कि वो अगर लोहा भी चबा ले
तो भी उसका मुंह घायल नहीं होता। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियां उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। कि उसकी पूंछ कैसी है? मोरछल के समान, जो मक्खियां उड़ाने के लिए इधर उधर गिरती रहती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। कि ये सब वर्णन जो है वो उन्होंने बड़े होने के बाद लिखा है, लेकिन देखा था बचपन में। इसलिए वो कहती हैं कि उस समय, कि जिस समय वो छोटे थे, तब ये सब समझने की बुद्धि हम में नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल यानी कि इतने लंबे समय के बाद भी वो हमारी स्मृति पट यानी यादों के ऊपर ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शाही से कोई, अगर हम कुछ लिखते हैं और उसे अग्नि के पास ले जाते हैं तो वो अक्सर अपने आप प्रत्यक्ष होने लगते हैं। कि उसी प्रकार वो सब बचपन की यादें जो है वो आज भी मुझे याद है। यही तक हम देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।